प्यारे विद्यार्थियों, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था मटर के पौधे पर। पहला लक्षण देखें, पहला जोड़ी लक्षण, पहला है गोल बीज है और ये झुर्रीदार बीज है। गोल बीज प्रभावी लक्षण है जबकि झुर्रीदार बीज अप्रभावी लक्षण है। इसका अर्थ यह हुआ कि गोल बीज वाले पौधे को यदि झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में केवल गोल बीज वाले पौधे दिखाई पड़ेंगे, अर्थात गोल बीज का जो लक्षण है यह प्रभावी है और झुर्रीदार वाला अप्रभावी है। लेकिन ये दोनों लक्षण जो है यह बीज के आकार है, अर्थात लक्षण तो एक ही है बीज का आकार, लेकिन ये दोनों इसके दो भिन्न प्रकार के लक्षण हैं। इस तरीके से गोल बीज को प्रभावित करने वाला जो जीन है और झुर्रीदार वाला जो जीन है, ये दोनों वास्तव में एक ही जीन के 2 एलील हैं। जैसे गोल बीज के लिए अगर W लिखते हैं, कैपिटल W, तो झुर्रीदार के लिए लिखेंगे स्मॉल w, अर्थात बीज के आकार वाला जीन W है, इसके 2 स्वरूप हैं, अर्थात 2 एलील्स हैं, कैपिटल W और स्मॉल w। चलिए, दूसरा जोड़ी जो लक्षण था वो बीज का रंग था। बीज के रंग में पीला रंग प्रभावी है और हरा रंग, बीज का हरा रंग अप्रभावी है। इस तरीके से बीज का जो रंग है इस पे 2 विपरीत लक्षण मेंडल को मिला था और इस पर उन्होंने अध्ययन किया था। फूलों के रंग में आप देखें, बैगनी रंग प्रभावी लक्षण है जबकि सफेद पुष्प जो है यह अप्रभावी है। इसी तरीके से आप देखें कि फली का जो रंग है, फली का आकार यदि फूला हुआ है तो उसको यह प्रभावी है, और फली यदि बीच में से सिकुड़ा हुआ है अर्थात कॉन्स्ट्रिक्टेड है और ये कहलाता है इन्फ्लेटेड फली, तो यह प्रभावी है। और कंस्ट्रिक्टेड या सिकुड़ी हुई अगर रहती है बीच बीच में से तो यह अप्रभावी लक्षण है। फली के रंग में देखें, यदि फली हरे रंग का है यह प्रभावी है और फली यदि पीले रंग का है तो यह अप्रभावी है। चलिए देखिए अगला लक्षण क्या था। अगले लक्षण में हम लोग देखते हैं यदि पुष्प यदि कक्ष में है, किनारे है, तो आप देखेंगे कि यह पुष्प अक्षी कहलाता है। यह पुष्प की स्थिति अक्षी है और यह पुष्प की स्थिति अंत है या टर्मिनल है, यानी तने के शीर्ष पर यह पुष्प उग रहा है। इस तरीके से जो टर्मिनल है या अंत है यह अप्रभावी लक्षण है, जबकि अक्षी पुष्प की स्थिति वाला जो लक्षण है यह प्रभावी लक्षण है। चलिए, सबसे प्रमुख लक्षण हम लोग देखें कि पुष्प यदि लंबा है, ये लंबा पुष्प है, ये प्रभावी लक्षण है, और यह बौना पुष्प है तो ये अप्रभावी लक्षण है। इस तरह मेंडल ने कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया है। अब हम देखें, इसी को तालिकाबद्ध के रूप में इसको दिखाया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि पहला जो लक्षण है तने की लंबाई है, तो तने की लंबाई यानी तने की ऊंचाई जो लक्षण है, इसमें 2 विपरीत लक्षण है, लंबा पौधा, बौना पौधा। इस तरीके से फूल का जो रंग है, इस लक्षण के 2 विपरीत विशेषक हैं, बैगनी है और सफ़ेद। बैगनी प्रभावी है और सफ़ेद अप्रभावी है। फूल की स्थिति में इसी तरीके से तो लक्षण है फूल की स्थिति, और इसके जो विशेषक हैं ये है अक्षी और अंत है। इसी तरीके से हम लोग देखें फली के आकार में देखें, फली के आकार में यदि फूला हो यानी इन्फ्लेटेड हो, और यदि फली सिकुड़ा है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो यह अप्रभावी है। तो फली का रंग हरा और पीला, हरा प्रभावी है, पीला अप्रभावी है। बीज का आकार गोल जो है यह प्रभावी है, और बाकी जो झुर्रीदार है या मुरझाया है तो यह क्या कहलाता है, यह अप्रभावी है। तो बीज का रंग, यदि बीज का रंग पीला प्रभावी है, हरा क्या है, अप्रभावी है। इस तरह मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया था।
हम लोग देखें कि संकरण कैसे कराया जाता है। तो ये इस मटर के पौधे को आप देखें तो इस मटर के पौधे में ये देख रहे हैं ये दल है, बाकी वह दल तो हरे रंग का ये हिस्सा है हरे रंग का, और दल तो इसमें देखें ये दल है, ये बैगनी रंग का दिखाया गया ये दल है। और बाकी ये देखिए ये हरे रंग से जो दिखाया जा रहा है ये इसका स्त्री केसर है, ये अंडाशय है, ये बीजांड है, और ये हरे रंग का ये हिस्सा वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है, देखें वर्तिकाग्र है। और ये पुरुष जननांग में देखिए ये पुंकेसर है, तो इसमें 10 पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर के अंत पे ये परागकोश होता है और परागकोश के अंदर परागकण होता है। इस तरीके से मटर का जो पुष्प है यह द्विलिंगी है। अब आप देखें द्विलिंगी पुष्प है तो इसमें संकरण कैसे कराया जाता है। आप देखें कि मटर के पौधे में यदि हम क्या करते हैं कि दो पौधों को यदि दो लक्षण वाले पौधों का यदि संकरण कराना है तो चूंकि मटर का पौधा देखिए द्विलिंगी होता है, मान लीजिए सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है और ये बैगनी रंग वाला पुष्प वाला पौधा है, इन दोनों को हमें संकरण कराना है तो दोनों पौधे द्विलिंगी हैं, तो हमको एक पौधे को नर के रूप में लेना होगा और एक पौधे को मादा के रूप में लेना होगा, चाहे आप जिसको भी नर या मादा जिसको भी आप ले सकते हैं। चलिए इसको हम मादा के रूप में लेते हैं तो इसके नर वाले हिस्से को अर्थात पुंकेसर को काट करके कैंची से काट करके हम अलग कर देते हैं, तो इसे हम बी पुंसन कहते हैं या इमैस्कुलेशन कहते हैं। इस तरीके से अब हम जब प्रयोग करेंगे यानी संकरण करेंगे तो हम परागकण को निकाल करके हम इस पुष्प के बैगनी रंग वाले पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर हम डाल देते हैं। आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, इसको मादा के रूप में ले सकते थे, इसको नर के रूप में ले सकते हैं। तो जिसको भी हम मादा के रूप में लेंगे उसी पुष्प का जो बीज प्राप्त होगा, देखिए इससे जो हमें बीज प्राप्त हुआ इसी बीज को हम फिर ग्रो करते हैं और वृद्धि करके फिर हम नया पौधा प्राप्त करते हैं। इस तरीके से नया पौधा हमें जब मिला तो सारे पौधे जो हैं सब बैगनी रंग के हमें प्राप्त हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सफ़ेद और बैगनी रंग के पुष्प का संकरण कराने पर हमें जो बीज मिला और इस बीज को जब हम ग्रो करते हैं तो सारे के सारे पौधे हमें बैगनी रंग के दिखाई पड़ते। इस तरीके से जो बैगनी रंग है यह प्रभावी लक्षण है और सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण है। चलिए देखिए इस प्रयोग में एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा इसका संकरण कराया गया है। अब प्रथम पीढ़ी में हमको देखिए सारे के सारे पौधे हमें लंबा ही मिलते हैं। अब ये जो लंबा पौधा है क्योंकि सारे पुष्प द्विलिंगी होते हैं इसलिए इनके अंदर स्वपरागण अपने आप स्वपरागण हो सकता है, तो इनको स्वपरागण के लिए छोड़ दिया जाता है। तो स्वपरागण के लिए छोड़ दिया जाएगा तो हमें फिर जो पौधे प्राप्त होंगे वो द्वितीय पीढ़ी के पौधे कहलाएंगे। इस तरीके से ये सारे पौधे जो हैं ये द्वितीय पीढ़ी के पौधे हैं। तो जो भी पौधे में मिलते हैं देखा जाता है कि 3 इसमें लंबे होते हैं और एक बौना होता है। इनका अनुपात 3:1 का होता है, अर्थात अगर आपको 100 पौधा मिला तो 75 पौधे लंबे रहेंगे और 25 पौधा बौना रहेगा, अर्थात अनुपात हमें 3:1 का मिलता है। 3:1 का रेशियो हमें प्राप्त होता है। यानी F2 पीढ़ी में हमें लंबे और बौने पौधे का जो रेशियो है वह 3:1 का होता है। इस तरीके से ये देखा जाता है कि लंबा और बौने पौधे का संकरण कराने पर हमको प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे मिल रहे हैं और द्वितीय पीढ़ी जो कि स्वपरागण से प्राप्त हो रहा है हमको लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात मिलता है वो 3:1 कहलाता है। चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग दूसरे ढंग से देखें। ये लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बौना पौधा है। शुद्ध लंबे पौधे का जो जीनोटाइप है कैपिटल टी है और शुद्ध बौने पौधे का जीनोटाइप जो है स्मॉल टी है।
अब ये पौधा, इन दोनों का हम संकरण कराते हैं। अब संकरण कराने पर ये देखा जाता है कि जब ये जो एक पौधा है जो युग्मक बनाएगा, तो युग्मक में ये दोनों जो कैपिटल टी शुद्ध लंबा है ना, ये दोनों अलग अलग युग्मकों में, ये दोनों एलिल्स अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो ये युग्मक बनाएगा कैपिटल टी प्रकार का, और बौना पौधा जो युग्मक बनाएगा स्मॉल टी प्रकार का बनाएगा। अब हम उसको इस प्रकार लिख लेते हैं, और अब हम देखते हैं कि ये कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है। इस तरीके से अगर ये एक नर युग्मक, ये दोनों नर युग्मक ले सकते हैं, इन दोनों को मादा युग्मक ले सकते हैं, या इन दोनों को हम नर युग्मक लें और इन दोनों को मादा युग्मक लें, तो दोनों केस में रिजल्ट एक जैसा आता है। तो यह जो युग्मक है यह इसके साथ अगर जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, तो पौधा लंबा ही होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है। कैपिटल टी लंबा पौधा बनाता है, जबकि स्मॉल टी जो एल है यह बौना पौधा बनाता है। जब दोनों साथ रहेंगे तो केवल लंबा पौधा ही दिखाई पड़ेगा, यानी दोनों साथ रहने पर केवल एक ही लक्षण दिखाई पड़ता है, लंबा। और कैपिटल टी जब ये इस स्मॉल टी के साथ संपर्क करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। इस तरीके से यह पौधा भी लंबा रहेगा क्योंकि कैपिटल टी इसमें है। अब ये जो है यह इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये युग्मक जब इस युग्मक के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अर्थात देखिए F1 पीढ़ी में हमको सारे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले मिल रहे हैं। इस तरीके से शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, इन दोनों के बीच संकरण कराने पर हमको प्रथम पीढ़ी में सारे लंबे पौधे दिखाई पड़ेंगे, और सबका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। जीनोटाइप मतलब इसमें कौन कौन से दो एलिल्स रहेंगे, तो हर पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा। अब F1 पीढ़ी के पौधे को हम स्वपरागण के लिए छोड़ देते हैं। तो जब स्वपरागण के लिए छोड़ देंगे तो द्वितीय पीढ़ी में देखिए हमें जो पौधे मिलेंगे, तो स्वपरागण, चूँकि हर एक पौधा द्विलिंगी है इसलिए स्वपरागण कर सकता है। तो स्वपरागण करते समय भी एक पौधे में ही नर और मादा दोनों जनन अंग होंगे। तो नर जो जनन अंग है उसमें भी दो प्रकार के युग्मक होंगे और मादा में भी दो प्रकार के युग्मक होंगे। तो देखिए युग्मक बनेगा तो कैसे इनका संकरण होगा। अब आप देखें तो ये दो युग्मक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और तो इस तरीके से आप इन दोनों को नर युग्मक मान सकते हैं, ये मादा युग्मक मान सकते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब ये दोनों संपर्क करेंगे तो कैपिटल टी, ये और ये दोनों बनेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। अब यह युग्मक या तो इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब यह स्मॉल टी जब इस स्मॉल टी के साथ जाएगा तो यहाँ पर स्मॉल टी बनेगा। इस तरीके से ये तीन पौधे लंबे हैं क्योंकि सभी में कैपिटल टी है, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है। और लेकिन इन तीनों लंबे पौधों में देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों एक जैसे हैं, और ये लंबा पौधा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी वो अकेला है। तो तीन लंबे पौधे तो लंबे हैं तीनों, लेकिन इनका जीनोटाइप दो का एक जैसे है, ये का इसका अलग है। और ये पौधा स्मॉल टी है तो ये बौना पौधा है। इस तरीके से जीनोटाइप हम लोग देखें तो जीनोटाइप का रेशियो क्या है, कैपिटल टी वाला एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला दो है, और स्मॉल टी वाला एक है। इस तरीके से द्वितीय पीढ़ी में हमें जो पौधों का जो जीनोटाइप का जो अनुपात मिलता है 1:2:1 मिलता है। जबकि फिनोटाइप का मतलब पौधा देखने में कैसा है, लंबा है कि बौना है, तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 है, या 3:1 का रेशियो हमें मिलता है। इस तरीके से एक लक्षण को ध्यान में रखकर किया गया प्रयोग एकल संकरण कहलाता है। तो इस तरीके से देखिए एकल संकरण में यानी केवल लंबाई के लक्षणों को ध्यान में रखा गया है,
तो यह एकल संकरण कहलाता है। और हमें एकल संकरण के द्वितीय पीढ़ी में हमें फिनोटाइप का अनुपात 3:1 है और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 का हमें मिलता है। इस तरीके से मेंडल का जो प्रयोग किया गया था उसमें एकल संकरण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।